नॉलेज ये पावर है। मैं YouTube पर भाषण देता हूँ, मेरा जाता है, लोग उसको सुनते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि टॉयलेट का पानी बेचकर मैं 300 करोड़ रुपए साल के कमाता हूँ। A square plus B square plus twice AB का जो रिजल्ट है, no one is waste, no material is waste। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। पडे खाल तीजे नभातून पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई। नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। और मैं आपको एक बात कहूँगा जो मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि नॉलेज ये पावर है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो मैं ये तो बाकी बातों के संबंध में कहता हूँ। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि no one is waste, no material is waste. It is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मैं अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूँ। अब टॉयलेट के पानी को बेचने से कितने रुपए मिलते होंगे हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो लोगों ने मुझे मूर्ख कहा, ये क्या बोल रहे हो। आपको ताज्जुब होगा कि टॉयलेट का पानी बेचकर मैं 300 करोड़ रुपए साल के कमाता हूँ। अब ये आपके नज़दीक मथुरा है, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, जाते आचार्य जी वहाँ मथुरा की पूरी गंद जो थी 80 mld स्लज, उसको मैंने एक हाइब्रिड एन्यूटी में प्रोजेक्ट शुरू किया, पूरा हुआ। तो वो 80 mld जो गंदगी थी उसको फेंकने के लिए शुद्ध बहुत खर्चा लग रहा था, तो उसको 40% मैंने दिए, 60% उसने उन्होंने लाए बैंक से, और हाइब्रिड एन्यूटी में वो प्रोजेक्ट त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने किया, अब पूरा हुआ। और उससे जो स्लज से पानी शुद्ध निकला वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी ने खरीदा और साल के 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं। यानी मथुरा का 80 mld स्लज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और 100 रुपए के बजाय 40 रुपए में काम हुआ। मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है, कोई भी अनुत्पादक मटेरियल नहीं है, और कोई भी काम का नहीं ऐसा व्यक्ति नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभ। टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, विजन इज इम्पोर्टेंट, और साइंस जो है उसको रिसर्च करना चाहिए। हमारी कमी यह है कि जो पाश्चात्य तत्वज्ञान है वो लगातार प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है 100 रुपये, तो हर साल वो 20 रुपये रिसर्च में खर्चा करते हैं, अनुसंधान। और ये जो रिसर्च है इसमें हमारा ध्यान कम है। कोई तो भी हमारे पूर्वजों ने एक अच्छी विरासत हमको दी है, पर समय के अनुसार, काल के अनुसार उसमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। और संशोधन के बाद जब आप बताओगे कि देखो ये हमने सिद्ध करके दिखाया, तब उसका परिणाम होगा। और इसलिए मैं, जैसे अभी हमारे वैद्य हिमाचल के बता रहे थे कि एक गाय के ऊपर काम हुआ, हमने गाय से, मैं वैसे मंत्री, हमने गोबर से पेंट बनाया। अब पेंट बनाया तो लोग वो हंसने लगे। अब वो पेंट अच्छे अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट में लग रहा है, और कोई भी अच्छे ब्रांड से वो 50% कम कीमत पर है, और 9 फीचर्स ऐसे हैं जो मार्केट के कोई भी पेंट में, इनामल पेंट भी है और डिस्टेम्पर भी है, और किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। वो अच्छे क्वालिटी का और 50% प्राइस में है। उसका फायदा ये हुआ कि गाय के गोबर की कीमत 6 रुपये किलो हो गई। अब दूध का पैसा, गोमूत्र का पैसा और गोबर का पैसा मिलेगा, तो गाय कोई क्यों बेचेगा? किसी बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो गोरक्षण की जरूरत ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर अब गाय में बहुत, अभी इन्होंने कहा एक अच्छी बात है, मैं सरकार के लेवल पर प्रयास कर रहा हूँ कि 1952 में गिर जात की गाय ब्राजील में गई, और उस गाय अब वो 60 लीटर दूध वहाँ देती है। वहाँ रिसर्च हुआ, अब उस गाय से जो बुल तैयार हुआ था टोरंटो, उसका सीमेंस हमने इंडिया में लाया और हमारी 2-2 लीटर के गाय वालों को दिया।
तो 2 लीटर वाली गाय से जो गोरी होगी वो 20 से 25 लीटर वाली गाय होगी, और वो देशी गाय होगी। तो अभी ये पद्धति आ रही है कि हमारी जितनी जर्सी और हुस्टन की गाय बनी हुई है उनको अगर 3 बार अगर हम साहिवाल, गिर, राठी, ये जो भारतीय नस्ल है उससे अगर सीमेंस इंजेक्ट कर देंगे तो 3 साल के बाद, 3 द्वैत के बाद सब भारतीय गाय हो जाएगी। और हमारी जो कमी है 2 लीटर की, वो गाय हर 20 और 25 लीटर वाली हो जाएगी। अगर गाय 20 लीटर 25 लीटर दूध देगी और उसके साथ गोबर का भी कीमत आएगी और गोमूत्र की कीमत के साथ साथ गोबर और उसकी कीमत आएगी, तो एक गाय 15 किलो गोबर देती है रोज, तो 100 रुपए तो गोबर की आ गए। तो क्यों गाय बेचेगा कोई? एक नीम का झाड़ और एक गाय, एक परिवार सुखी रह सकता है। और अभी टेक्नोलॉजी आई है, बेटी बचाओ अभियान जैसा है वैसा इसमें टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। तो जितने गाय है उनको गोरी होगी। गोरों का अभी उपयोगिता कम है क्योंकि ट्रैक्टर आ गए। तो समय के अनुसार रिसर्च के साथ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और इसलिए मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप सब लोग काम कर रहे हैं और आप सब लोग इसके अधिकारी व्यक्ति हैं, मैं इसमें से नहीं हूँ। मैं केवल एक ही सुझाव मैंने आचार्य जी को दिया था कि इसकी शुरुआत करिए और जैन देव पुजारी जी को बोलिए, क्योंकि वो भारत सरकार के ऐसी जगह पर है कि आप सबकी बात को इकट्ठा करके उसको पॉलिसी फ्रेमवर्क में कैसे बैठाना, ये उनका काम है। और वो हमारे भारतीय विचार, हमारा इतिहास, संस्कृति, परंपरा उसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण करने की ताकत हमारे विचारों में है। हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, योग विज्ञान, आयुर्वेद, आप जो काम कर रहे हैं ये सब विज्ञान, इसके आधार पर हम विश्व को दिशा दे सकते हैं। हम विश्वगुरु बन सकते हैं, केवल सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर में नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में नहीं, तो आयुर्वेद, योग विज्ञान, वेलनेस सब में हम कर सकते हैं। और इसलिए इसको इकट्ठा करना, इसका स्टडी करके इसको बार बार बैठकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में अध्ययन करना। अभी मैं पराग से बात कर रहा था कि जो लोग महीने में 6 बार डायलिसिस करते थे, तो उन्होंने वो बोले कि हम इसका डायलिसिस तो बंद नहीं कर सकते, तो जो महीने में 6 बार हो रहा है वो 3 बार होगा। तो ट्रीटमेंट से उन्हें वो सक्सेस रेट मिला है, ये भी बड़ा रिलीफ है। अब कैंसर के कारण लोगों को केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेने के बाद बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें रिसर्च हुआ कि 6 बार केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। तो मुझे यही लगता है कि एक दूसरे के प्रति सब ज्ञान के बारे में अभिनिवेश न रखते हुए हर व्यक्ति की जो भी फिलॉसफी है उसका सम्मान करते हुए एक दूसरे से सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि पर्स एंड पर्सन, यानी पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, यानी व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा श्रेष्ठ है। आप जो काम कर रहे हैं वो एक विचारधारा है, और हमारी संस्कृति ये कहती है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। तो उद्दिष्ट एक होने के कारण इस विशेषता को साथ में लेकर एक का ज्ञान दूसरे को ट्रांसफॉर्म करना, दूसरे का ज्ञान तीसरे को ट्रांसफॉर्म करना, और सबने बीच में बैठकर इकट्ठा होकर विश्व का कल्याण हो, आरोग्य के दूसरे सबको समाधान मिले, स्वास्थ्य जीवन मिले, स्वस्थ जीवन मिले, इसी भावना से हम एक दूसरे के पैथी का इंटीग्रेटेड अप्रोच में अध्ययन करके उसका भी उपयोग करेंगे, और पूरे विश्व को, पूरे जनता समाज को हम स्वास्थ्य के दृष्टि से समाधान दिलाकर रखेंगे और सबका कल्याण हो। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी भावना है, उसके अनुरूप ये कार्य करेंगे। इसी भाव आप सबके मन में है और उसी का आयोजन आचार्य दीक्षित जी ने किया है। मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है, आगे इस पर और काम हो सकता है। अगर इसकी फ्रेमवर्क तैयार होगा तो मैंने उनको कुछ सुझाव दिया था कि ये सब थेरेपीज, पैथीज जो है, इसकी वेबसाइट खोलिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है। मैं कोविड में मुझे फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है,
तो कोविड में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे वर्ल्ड के 50 यूनिवर्सिटी में मुझे भाषण करने का मौका मिला। अब मैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ, तो मैं अब लगातार, अभी आज ही मैं आ रहा था, अमेरिका का चैम्बर ऑफ, बहुत बड़ा अमेरिका इंडो अमेरिकन का कार्यक्रम है, 30-40 हज़ार लोग रहते हैं। अब मुझे चाहता तो नहीं था मैं, पर मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा मिलने लगा। मैं YouTube पर भाषण देता हूँ, मेरा जाता है, लोग उसको सुनते हैं। तो जितना पैसा मुझे मिलता है मैं वो दान देता हूँ, वो मैं रखता नहीं मेरे पास, क्योंकि वो मेरा नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी को उपयोग करके डाला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का कार्यक्रम अगर आपने ठीक से इकट्ठा किया और वर्ल्ड में भेज दिया तो ये बहुत जगह सुना जाएगा, तो लोगों में इसके प्रति जानकारी मिलेगी। तो अपनी बात का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बहल जी यहाँ उपस्थित है, उनको पता है कि हाउ टू प्रेजेंट, कौन से कपड़े कब पहनना चाहिए, कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसा फिटनेस रहना चाहिए, ये सब परफेक्शन है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। पर हम आज जो है उससे कल अच्छे बनेंगे, कल जहां है उससे अच्छे बनेंगे। यही अच्छा बनने का सबसे अच्छा मार्ग है। और स्वास्थ्य के दृष्टि से मेरा यही फायदा हुआ, मैं सब प्रयोग करता हूँ, रोड में भी करता हूँ, टेक्नोलॉजी में भी करता हूँ, बहुत फायदा होता है। मैं हिमालय में कारगिल के नीचे एक टनल बना रहा हूँ, 4 बार उसके टेंडर हुए, जोजिला, उसकी कीमत सरकार के अधिकार निकली 12,000 करोड़। मैं साल भर पीछे पड़ा और मैंने कहा ये कीमत कैसे कम हो। वर्ल्ड के लोगों को बुलाया और एसोसिएम करके एक दिल्ली में संस्था है, उनके साथ 1 साल काम किया और फिर टेक्नोलॉजी बदली, नई मशीन्स लाई, बहुत प्रदल किया और टेंडर निकाला। आपको ताज्जुब होगा, उस टनल पर 12,000 करोड़ के बजाय केवल 5,000 करोड़ रुपए में काम हुआ। 5,000। मैं एक बार आसाम गया था, तो माजुली आइलैंड मालूम है, ब्रह्मपुत्रा था, तो सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर में मुझे कह रहे थे कि ये पुल घोषित कर दो। बोले ये समुद्र है ब्रह्मपुत्रा, ये कहाँ पुल होगा। बोले आप पुल नहीं बोलोगे तो 1.5 लाख वोट है, मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, मैं हार जाऊंगा। आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, और अब मैं हार जाऊंगा तो आप ही जिम्मेदार। थोड़ा इमोशनल उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। मैं बोला आप करूँ क्या, ये कितना बड़ा पुल है। आखिर मैंने घोषणा कर दी कि ये पुल बनाऊंगा, लोगों ने टाला पीटी, सोनोवाल जीत के आ गए। वापस आकर मैंने डिपार्टमेंट को पूछा तो उनको कहा, बोले 6,000 करोड़ लगेंगे एक पुल को बना। बोला ये कैसे होगा, साल भर में टेक्नोलॉजी हो। तो एक मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी आई कि 2 पियर के बीच में जो पुल बनता है, मेट्रो बनती है, तो डिस्टेंस 30 मीटर होता है। तो उन्होंने कहा ये डिस्टेंस 120 मीटर हो सकता है, 3 गायब कर दिए। तो कैसा, तो ऊपर का जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करना, तो उसकी मजबूती बढ़ती है। तो मैंने टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया, उसको लागू किया देश में, और परिणाम ये हुआ कि 6,000 करोड़ का ब्रिज यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने टेंडर जीता, 680 करोड़ में अब आधा काम। तो ज्ञान किसका है, ज्ञान के ऊपर किसी देश की मोनोपोली नहीं है, किसी धर्म की मोनोपोली नहीं है, किसी जात की मोनोपोली नहीं है, क्योंकि ज्ञान को कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती, वैसे ज्ञान है। और इसलिए ज्ञान जहां भी हो, सक्सेसफुल हो, उसको स्वीकार करने में कोई कमी नहीं है। और जो छोटा भी आदमी हो उसके पास है तो बड़े दिल से उससे भी स्वीकारना चाहिए। जो बड़ा मार्गदर्शक है वो देता, उससे तो अनुभव के साथ, नम्रता के साथ स्वीकारना चाहिए। जो अच्छाई जिधर है उसको स्वीकार करके हमने आपको परिपूर्ण बनाकर पूर्णांक की ओर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णांक इज ए इम्पॉसिबल कंसेप्ट, हम सब अपूर्णांक हैं। और इसके लिए एक आखिरी में बात कहकर अपने बोलना में समाप्त करूंगा। आप बहुत से लोग मैथमेटिक्स को जानते होंगे कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ट्वाइस नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना काम हो गया, ठीक है। फिर ए और बी ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका उत्तर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ट्वाइस ए बी जो आता है वो कलेक्टिव टीम स्पिरिट का परिणाम है।
आप सब मिलकर जब काम करोगे, एक एक मिलकर काम करोगे तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इतना ही काम हुआ। सब मिलकर काम करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये आपके सहयोग से, एक जो मिलने से, बातचीत करने से, समन्वय से। तो आज ये एडिशनल जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी का जो रिजल्ट है वो आज के कार्यक्रम से मिलेगा, जो समाज और देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आप जो